रोटेशनल मोशन पढ़ने वाले इसको हम रिजिड बॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैप्टर का नाम रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी लिखा होता है। रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं बताओ? जो ये क्या है आगे बोलो। देखो रिजिड बॉडी क्या है मान लो एक ऐसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कोई भी दो पॉइंट ले लो, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनके बीच का सेपरेशन अगर डी है तो ये डी सेपरेशन हमेशा इन दोनों पॉइंट के बीच में रहेगा। मतलब अगर ए वाला पॉइंट यहां से चल के यहां आता है कितना x, तो बी वाला पॉइंट भी यहां से चल के बी डैश पे आ जाएगा और ये भी कितना चल लेगा x। इसका मतलब ये है, और अभी भी एक अभी भी इनके बीच का ये सेपरेशन डी ही है। जिस बॉडी में ये चीजें बस आवाज बंद, जिस बॉडी में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उन सारी बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। तो आप ये बोल सकते हो अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ द सेपरेशन बिटवीन एनी टू इंटरनल पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, अगर इनके बीच का सेपरेशन कांस्टेंट है, मतलब जितने टाइम में ये यहां से चल के ए डैश पे पहुंचा है और ये बी से चल के बी डैश पे पहुंचा है, तो इनकी वेलोसिटी भी तो इक्वल होंगी ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी इनके बीच की? 0। तो इन रिलेटिव वेलोसिटी ऐसा बोल सकते हो इन रिजिड बॉडी relative velocity of any two internal point with respect to each other is 0। ठीक है। और एक पॉइंट क्या बोला मैंने कि सेपरेशन बिटवीन देम रिमेन कांस्टेंट। तो अभी मैं लिखवाऊंगा ये सब, पहले देख लो। तो ये तो पहले हम जो पढ़ने वाले रिजिड बॉडी के, जैसे ये पेन जो है ये रिजिड बॉडी है। क्यों? ये वाले और टिप के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? मान लो कुछ तो है डी। अगर मैं इस पीछे वाले पॉइंट को 1 मीटर आगे ले गया तो आगे वाले पॉइंट को भी 1 मीटर आगे लेके जाना पड़ेगा। तो ये दोनों पॉइंट, अगर ये 1 मीटर चला तो ये भी 1 मीटर चला, क्योंकि इनके बीच के सेपरेशन को कैसा रखना है? कांस्टेंट। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल बॉडी। जैसे ह्यूमन बॉडीज आर फ्लेक्सिबल बॉडीज, क्योंकि हेड और टो के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, अभी कम हो जाएगा। मैं इसको कम कर सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ, डिपेंड करता है। मैं अगर स्ट्रेच कर लूँगा तो बढ़ जाएगा। सही है ना? तो अगर दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल बॉडी। कौन सी बॉडी? और सेपरेशन कांस्टेंट है तो क्या बोलते हैं उसको? रिजिड बॉडी। याद रहेगा। तब हम रिजिड बॉडी के बारे में ही बात करने वाले हैं। रिजिड बॉडी में भी एक पॉइंट आएगा। अब रिजिड बॉडी चलते कैसे हैं, जिस पे हमें बात करनी है, इसको बोलते हैं मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के कितने टाइप के मोशन होते हैं? तो रिजिड बॉडी में 3 तरह के मोशन होते हैं बेसिकली। पहला है ट्रांसलेशनल मोशन। स्ट्रेट लाइन पढ़ा है ना? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन, सीधी लाइन में चलता है, एक ही पार्टिकल होता है। अब ऐसे ग्रुप ऑफ पार्टिकल हो और सारे स्ट्रेट लाइन में चलने लगे तो उनको हम क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब
मान लो मेरे पास ये एक पार्टिकल है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं। अगर ये v से चल रहा होगा तो रिजिड बॉडी है, तो ये भी v से चलेगा, ये भी v से चलेगा, ये भी v से, सारे पॉइंट्स v से आगे बढ़ रहे हों तो इनको हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। क्या बोलेंगे? और इनका मोशन क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशनल मोशन। सब स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। व्हेन ग्रुप ऑफ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। कौन सा? रोटेशनल में क्या होता है? रोटेशनल होता है ना? कौन बोला ये? रोटेशनल मोशन में सारे पार्टिकल घूमने लगते हैं। एक पार्टिकल घूम रहा होगा तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, और बहुत सारे पार्टिकल घूम रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। देख रहे हो, सब ऐसे क्लॉकवाइज घूमना चालू कर दिए। और एक और तरह का मोशन होता है जब बॉडी फ्री होती है तो ये वाला मोशन करती है, इसको हम बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। मतलब बॉडी के पास ऐसे आगे जाने वाली वेलोसिटी भी होती है और घूमने वाली वेलोसिटी भी होती है, ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी। ऐसा कौन मूव कर रहा होता है? तो मोशन ऑफ द व्हील ऑफ अ कार, वो कौन सा मोशन करता है? कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बुलाएंगे CTRM। क्या बुलाएंगे? अगर यहां कोई एक पॉइंट है तो ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा होगा और V से ऐसे आगे जा रहा होगा। यहां कोई पॉइंट होगा तो ये भी ओमेगा से ऐसे घूम रहा होगा लेकिन V से ऐसे आगे जा रहा होगा। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? CTRM। समझ में आया क्या? तो रिजिड बॉडी में एक डेफिनेशन लिखिए, फिर जो भी लिखा है उतार लीजिए। लिखिए रिजिड बॉडी में पहले। A body is said to be rigid a body is said to be rigid if separation between any two points remains constant। अब इसके बाद जो भी बोर्ड पे लिखा है उतार डालो। लीनियर और एंगुलर, ये टेबल एक बना रहे हैं। ये टेबल हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा सर्कुलर में किया था, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। अगर लीनियर क्वांटिटीज है तो वहां पर हम मास की बात करते हैं। एंगुलर क्वांटिटीज में मतलब रोटेशनल मोशन में मास के करेस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? और यहां पर होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट S, यहां होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा। यहां होता है लीनियर एक्सेलरेशन A, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा।
लीनियर वेलोसिटी होती है v, एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, फोर्स होता है F, टॉर्क आता है, टाउ बोलते हैं, उल्टा जे लिखते हैं टाउ। लीनियर मोमेंटम P, इसकी जगह पे आता है एंगुलर मोमेंटम L। जब तक छोड़ रहा हूं तब तक चुप बैठ जाओ। जिस रो से आवाज आएगी, जिस कॉलम से आवाज आएगी, मुझे समझ में आए यहीं से आ रहा है, मैं पूछूंगा किसी से नहीं, सबको भेज दूंगा बाहर, सारी चर्बी ना निकल जाएगी पिछवाड़े से। बदतमीजी की एक लिमिट होती है, वो पार कर जाते हो। तो ये तुम्हें एक टेबल है, इस टेबल के बारे में तुम पहले भी बात कर चुके हो। SAV के करेस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है थीटा, अल्फा और ओमेगा, इसको हमने सर्कुलर में पढ़ लिया है। इस चैप्टर में हमें मास के करेस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो पढ़ना है। फोर्स के करेस्पॉन्डिंग जो है टॉर्क, लीनियर मोमेंटम के करेस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम, इन क्वांटिटीज के बारे में बात करनी है। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है कि मास के करेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या चीज है। क्या कहता है ये समझो पहले। जैसे सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन पता होना चाहिए। किसको बोलते हैं? जैसे मैंने पूछा आपने खाना खाया, आपने खाया कि नहीं? मुंडी हिला के बताओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन है? ऐसे घूम, मुंडी तो हिल रही है, वही रोटेशन हो गई। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन है? इसके अबाउट ही तो घुमा रहे हो मुंडी, इसी लाइन पे ऐसे ही घूम रहे हो ना। तो ये क्या है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप मार खाओगे नहीं, तो ये आपका वर्टिकल एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। हेलो बोलिए, हाँ जल्दी बोलिए सर, मैं लेक्चर में था, बोलिए। किसके लिए? हाँ मैं लेक्चर में हूँ, मैं आपको फोन करता हूँ आधे घंटे में। हाँ तो एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में आया, जिसके आप ऐसे ऐसे करो तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसे ऐसे करो तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो एक्सिस है जिसके अबाउट आप घूमते हो, जिसके अबाउट आप घूमते हो। तो यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये इसी पर डिपेंड करता है। सबसे पहले ये क्या बताता है? इट टेल्स अस about the distribution of mass, या it tells about the distribution of mass about an axis। जो भी एक्सिस है उसके अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके बारे में कौन बताएगा आपको? क्या कहता है ये कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस इट इज इक्वल टू टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर।
दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट मास, मतलब पॉइंट मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, मास है आर परपेंडिकुलर, मतलब जो पॉइंट मास है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है। अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर डिस्टेंस की बात कर रहा है तो अलग अलग एक्सिस लेने पे क्या आर की वैल्यू चेंज हो सकती है एक ही मास के लिए। जैसे इसके लिए मैं जो आर बताऊंगा वो अलग होगा, ये जो आर बताएगा वो अलग है, वो जो पीछे से आर बताएगा वो अलग है, सबके लिए आर की वैल्यू अलग अलग है ना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दोगे तो आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे वही अगला पॉइंट लिख सकते हो कि इट डिपेंड्स अपॉन पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हाट इज द यूनिट? क्वांटिटी कैसी है? लिखो इतना, एक ही नहीं, किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए आप निकाल सकते हो, लेकिन हर एक्सिस के लिए अलग अलग होगा। क्या पढ़ो? एम आर परपेंडिकुलर स्क्वायर, हर एक पॉइंट का मास अलग अलग होगा, एक पॉइंट मास के लिए ये है। जितने भी पॉइंट मास होंगे उन सबको जोड़ते जाएंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। एम आर परपेंडिकुलर स्क्वायर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर और क्वांटिटी है स्केलर। यही हुआ ना। अब आगे बढ़े अगर हम लोग तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम। अब डिस्क्रीट क्या होता है बता रखा है मैंने पहले भी, ग्रुप ऑफ पॉइंट मासेस। मान लो ये हमारा एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है पूरा सिस्टम। एक ब्लॉक M1 मैंने यहां रखा है R1 डिस्टेंस पे, M2 यहां रखा है मैंने R2 पर, M3 यहां रखा है R3 पर, मेकिंग एन एंगल थीटा। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस। तो ऐसे सवाल कैसे करेंगे? स्केलर क्वांटिटी है, कुछ नहीं, आपको खाली आई लिखना है, तो सबका इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उनको ऐड कर दो। अच्छा, अगर मैं M1 लिखूं तो R परपेंडिकुलर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? क्या यही है? तो क्या ये R1 स्क्वायर। I2 लिखूं तो क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? क्या जो R2 है इस केस में? I3 की बात करो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो इसका आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये कंपोनेंट आएगा, देख रहे हो? तो ये कितना, अगर ये थीटा तो ये हो जाएगा R3 cos थीटा और ये बनेगा R3। तो इस केस में अपने को कौन सा लेना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। तो ये आएगा, यहां से I की वैल्यू लिखी जाएगी M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, और इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करते हैं। समझ आया क्या? चलो, अगर समझा है तो मुझे भी
प्रूफ करो कि आपको समझ गया। इधर एक 1 kg का ऑब्जेक्ट है, 2 kg का ऑब्जेक्ट है और 3 kg का ऑब्जेक्ट है। देखना ध्यान से, मैं अलग अलग एक्सिस बना रहा हूं। येलो कलर से ये वाली एक्सिस बना रहा हूं ए। आपको आई अबाउट ए बताना है। ये कलर से ये वाली एक्सिस बना रहा हूं ब्लू कलर से वर्टिकल। ये बी है, आपको आई अबाउट बी बताना है। ग्रीन कलर से एक ये वाली एक्सिस बना रहा हूं। आई अबाउट ए कितना, 3 अलग अलग सवाल है, तीनों को एक साथ दे दिया बस। ट्राई करिए। एक और है, ये स्क्वायर प्लेट है, प्लेट नहीं है, स्क्वायर है, उसके कॉर्नर पर मास है, सॉरी प्लेट अलग चीज होती है। डिस्टेंस 1 मीटर ले लो। ए के अबाउट बी के अबाउट सी के अबाउट। ये तीनों क्वेश्चन करिए, दोनों मतलब 6 क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, सारे पॉइंट मास हैं, m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर करिए। मैं 1 मिनट में आया, चिल्लाना कोई मत। 3 है ना, तो आई अबाउट ए लिखना है तो मैं लिखूंगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा 1 वाला यहां है और यही लाइन भी है, तो क्या लाइन पे ही आ गया? तो R1 कितना, 2 भी इसी लाइन पर आ गया है, तो I2 भी कितना, सॉरी R2 0। R3 के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, और ये कितना होता है √3/2, तो 3 इंटू, तो ये आ गया 9/4 आई अबाउट ए। अब आई अबाउट बी करते हैं। तो 1 इंटू बी मतलब कौन सी लाइन है, ये वाली। 1 kg तो उसी लाइन पर ही है ना, तो 0। 2 kg और यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। 3 kg ये डिस्टेंस कितना है, तो 2 प्लस 3/4। कितने लोग सही है, कहां गलती हो रही है? तुमने ट्राई भी नहीं किया ना? ऐसा लुकने से, हाँ आई अबाउट सी, सी वाली लाइन ये है ना, तो यहां से 1 kg भी आधी मीटर पे है, 2 भी हाफ मीटर पे है। थ्री बाई फोर,
सही है ना? कितने लोग सही हो गए अब? चलो ये वाला करो और कभी स्क्वायर प्लेट। एसी जरा बंद कर दो यार, बहुत ठंडी लग रही है। ये रिमोट किसके पास है? थोड़ी देर बंद ही रखो, गर्मी हो जाएगी फिर ठंडी कर देंगे। ए चुप चुप बैठो। किसका? स्क्वायर का 111 ले लो। हाँ हाँ 11 ओके सर, सॉरी गलती हो गई, 1 मीटर है। आप जान जाओ, आप महान आत्मा हो, आपको क्या दिक्कत? कुछ नहीं यार, अच्छे बच्चे हो यार, और क्या इसमें क्या दिक्कत? आई एम प्राउड ऑफ यू। आया क्या ये? ए के अबाउट कितना है? आई अबाउट ए मतलब ये लाइन 1 और 2 तो 0 0 है। 1 इंटू 0 स्क्वायर 2 इंटू 0 स्क्वायर। 3 वाले के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 स्क्वायर, 4 वाले के लिए भी 1 स्क्वायर। ए के अबाउट आया 7 kg मीटर स्क्वायर। बी के अबाउट लिखोगे बच्चों तो 1 और 4 दोनों 0 है। 5 kg मीटर स्क्वायर। और जब मैं इस लाइन के अबाउट निकालूंगा, ये वाली जो लाइन देख रहे हो, तो इस लाइन पर क्या होगा ध्यान से देखो। ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √2 का हाफ। ये डिस्टेंस कितना होगा? और ये भी कितना? क्या सारे √2 टू द हाफ पे हैं? और क्या ये सब 90 डिग्री पे निकाल लिया? आर परपेंडिकुलर ये सबका। तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा? सी के अबाउट लिखना होगा 1 इंटू √2/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू ये और 2 इंटू √2/2 का स्क्वायर, 3 इंटू 0 स्क्वायर। ये 4/4 बन जाएगा 1, और ये 4 2 जा 8/2 मतलब 4, सॉरी 2। कितने लोग सही थे? बस बहुत कम हाथ उठ रहे हैं। एक और सवाल देना, जल्दी लिखो। ये फिर चालू हो गया क्या अपने आप? ऐसा कैसे बंद कर दी तू? फिर चालू हो गया। अरे बंद कर देना, बंद कर देना।
बताइए, सही करना ये सवाल। ट्राई कर। पेन लेके बैठा है बेटा। ये पीछे इतना पेन रखा है, कोई भी उठा ले। इतना अच्छा लिख रहे हैं, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। अच्छा चक्रव्यूह निकलेगा, रहने दो, रखो इधर रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जाऊंगा। अरे बाप रे, दोबारा नहीं आऊंगा इधर। ये सवाल सही कर देना। एक बार आया हूं तो काम पूरा करके जाना है, बराबर पीट पिटा के जाना है। थ्री थ्री। अरे 1 2 3 4 ये 4 मास रखे हैं, 4 कॉर्नर पे डायगोनल लाइन पे बताना है। रेक्टेंगल है, लेंथ 2 ब्रेथ 1। जल्दी ट्राई करो। मैं डव का साबुन देता हूं तुम्हें। अरे शक्ल तो लाइफ बॉय लायक भी नहीं है। जो भी बोला डब, यहाँ सवाल दिया हो तो डब साबुन लगा रहे हैं। कोलगेट से ना आया करो। जो भी बोला यार, चिन्मय तुम्हें थोड़ी बोल रहा हूँ, तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? अच्छा तब ठीक है। आवाज बंद। आ गया, दिखाओ। मुझे पता था यही गलती होगी। आया मैम? अरे बाप रे, ये ले, अब नहीं आऊंगा इधर। हाँ फंस गए। क्या आया? 15/2 सबको आ गया? आया मैम? हेलो, आया? बातें बंद करो, फिर पढ़ाई भी कर लो। क्या देख क्यों आए? आगे तो मैं इधर सर को खांसी है। इधर सर बीमार हूँ। हाँ मैं खांसी ठीक करता हूँ। सर मैं बीमार हूँ। अरे झूठ बोल रहा है सर। एक चश्मा निकाल दोगे? पकड़ो मैं। सीधा बैठ। सॉरी। साबुन तुम देखते क्यों वो हकता है? तुम्हें यही सब देखना है, क्या किया जाए। चलो, आप लोगों ने, जितने लोगों ने 15/2 आंसर दिया है,
फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आप सब गलत हैं। अब क्यों सुनो, ए बच्चों, थोड़ी देर मस्ती बंद करके थोड़ी देर मस्ती बंद करके पढ़ाई कर लोगे ना तो ठीक रहेगा। बोलना मत एक भी वर्ड, एकदम चुप। तो आई अबाउट ए की जब बात कर रहे हो तो 1 kg वाला 0 होगा, 2 वाला आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कि √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डायगोनल होता है √5, उसका आधा कर दूंगा तो √5/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा स्क्वायर एसेंस में पढ़ते हैं, स्क्वायर इज ए प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। क्या होता है, ये ऐसे लाइन है, ये ऐसे लाइन है, तो यहां 90 बन रहा है, यहां 90 नहीं बनता, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हुआ। सब एकदम क्यूट हो गए हो। क्यूट का पहला वर्ड ले, पहला लेटर ले लो। कितना खुश होते हो ना अपने आप को गाली देकर, सुनते रहते हो क्या, आदत हो गई है। तो लिख लेना पहले, सुन लो, अभी मस्ती बोला, चुप रहो एकदम एकदम ध्यान से। ये जो यहां पर देखो, इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही नहीं। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो ये डिस्टेंस होगा तुम्हारा आर परपेंडिकुलर, और यहां से भी ये डिस्टेंस आएगा आर परपेंडिकुलर। हाँ, ज्योमेट्री कहती है कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, तो कोई भी आर परपेंडिकुलर निकाल लिया तो अपना काम बन जाएगा। एक काम करते हैं, इसको एल बोलता हूं मैं और इसको बी, तो ये भी एल और ये भी बी। और निकालना, इन जनरल हम निकालना सीखते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ए बी सी डी ई, एक ट्राइंगल देखो, आपको स्ट्रेट लाइन के फार्मूले से भी होता है, लेकिन बिना फार्मूले के करना है तो कैसे करेंगे कि एक ट्राइंगल देखो, दिख रहा है ए डी सी, दिख रहा है, ये उसका एंगल थीटा है। दूसरा ट्राइंगल है ए ई डी, इसका भी तो ये एंगल थीटा है, दोनों का एंगल सेम ही है ना। आपको आर परपेंडिकुलर चाहिए तो कौन सा ट्राइंगल लोगे, ट्राइंगल ए ई डी। इससे मैं लिखूं तो आर परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है बाई बी, ये बी है, आर परपेंडिकुलर बाई बी अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या होगा, देखो 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस है और ये है अपोजिट, तो क्या ये साइन थीटा बन जाएगा। आर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई, बी साइन थीटा। लेकिन क्या थीटा आपको बताया है क्या क्वेश्चन में, थीटा तो हम मान रहे हैं, तो थीटा रिप्लेस करना पड़ेगा। थीटा को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक नया बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, ए डी सी। इस ट्राइंगल में देखो तो tan थीटा की वैल्यू होगी L बाई बी, देखो ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, L बाई बी। तो यहां से tan थीटा अगर ये आया तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू L बाई बी का मतलब क्या है, ये थीटा, तो ये L और ये B, ये कितना √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन थीटा आया L बाई √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Therefore, from equation 1, R perpendicular is LB upon √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसी भी रेक्टेंगल के कॉर्नर से डायगोनल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। रेक्टेंगल के कॉर्नर से डायगोनल तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है, LB बाई √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे तो 2 इंटू L मतलब 2, B मतलब 1 अपॉन √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। 3 वाला तो 0 हो जाएगा, 4 वाला फिर से यही 2 इंटू 1 बाय
इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4 बाई 5, मतलब 8 बाई 5 प्लस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 बाई 5, 16 और 8 समझ आया? तो ऐसी गलती नहीं करनी है, लिखो इसको। लिख देना ये गलत क्यों है, क्योंकि रूट ओवर 5/2 इज नॉट योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको सही हो गया, बोल दिया मैं तुझे ही बोला ना, तो सुनेगा ना। दिल की बात दिल से समझ जाती है। अब बोल। हाँ, तभी तो मारा। इतना खोया हुआ था तुमसे बात करने में, वो पिट गया, समझ में है वो पिटा क्या मैं। ये चश्मा कैसे भूल जाते हो? कितना नंबर है? 10। बिना बात किए पानी हजम नहीं हो रहा है ना। तुम दोनों को अलग अलग बैठा दूंगा मैं, तब अब एक वर्ड नहीं बोलना है। मुंह पे टेप मार लो, है टेप यहाँ मिलेगा, सेलो टेप मंगाता हूँ। चिन्मय क्यों बोल रहा है? हो गया वो। क्या हो गया है? बुद्धू क्या होता है? और तू पहले से बता रहा हूँ। वो अभी हो गया, तू पहले से ही था। हाँ या ना में जवाब दे। ज्यादा नहीं बोल रहे हो कुछ। मैं कैसे चैप्टर खत्म कर दूं भाई? मैं कान पकड़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को अब। कैसे ले लूं? पढ़ाने दे रहे हो, 2 घंटे में 4 लाइन पढ़ाया हूँ। बातें कर रहे हो खाली। ट्वेल्व 37 हो गया है। बड़े कितना है? 4 लाइन, 5 पेज। क्या उर्दू लिख दिए क्या? क्या हो गया? तुम्हें संसद भवन में होना चाहिए, बढ़िया ठोकते पीटते हो। ये क्लासरूम है, असेंबली नहीं है। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ बनना तो असेंबली में जाकर बैठो। क्या करते हो यार? यहाँ पढ़ाई चल रही, ठोके टाके जा रहे हो। चलो, डिस्क्रीट सिस्टम समझ में आया तुम्हें? मेन क्या है इसमें? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना। क्या मेन है? अगर डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाए तो सवाल आसान हो जाएगा, डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किल होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं।
कंटिन्यूअस बॉडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं ये देखो। देखो कॉन्टिन्यूअस बॉडी का मतलब वही है एलिमेंट लेके कैलकुलेट करना। जब एलिमेंट लेकर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने जाते हो तो फार्मूला है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी आई, मतलब छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और उसको इंटीग्रेट कर दो। व्हाट इज दिस? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट about the given axis। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखो। अगर मैं रॉड के लिए पूछूं, रॉड मतलब थिन रॉड की बात कर रहा हूं क्योंकि अदरवाइज सिलेंडर बन जाएगा। थिन रॉड के लिए पहला सवाल है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब ऐसे ऐसे लैंग्वेज लिख के आएगी, ध्यान से समझना तभी आपको समझ आएगा। थिन रॉड है तो यही लिख के आएगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये मेरे पास एक थिन रॉड है, इसका मास m और लेंथ l। मास m और लेंथ l अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये वाली लाइन है, ये वर्टिकल लाइन। अब ये वर्टिकल लाइन भी हो सकती है या ये लाइन भी हो सकती है, क्योंकि बहुत पतला रॉड है तो दोनों एक्सिस के अबाउट सेम ही होगा। अगर रॉड में थिकनेस आ गया, रॉड के पास मोटाई है, तो आप ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। तब अलग अलग एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। अगर रॉड थिन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि थिन रॉड में क्या होता है, इसके अबाउट जैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास रहता है ना। मान लो एक ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में इसके इधर और इसके इधर जैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे रखोगे तो भी इसके इधर और इधर सेम मास है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सेम हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलग अलग हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। तो अच्छा, ये हो गया अपना इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। लेकिन ये रॉड कैसी बॉडी है, कंटिन्यूअस की डिस्क्रीट? तो मुझे क्या करना होगा, एलिमेंट लेना होगा। सीओएम में तरीका बताया एलिमेंट लेने का, क्या तरीका है, एक्स पे जाएंगे, dx का एलिमेंट लेंगे। क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है एलिमेंट लेने का, जो हमने पहले सेंटर ऑफ मास में भी कर रखा है। तो सबसे पहले इसमें लैम्डा निकालेंगे। लैम्डा की वैल्यू m/l है। दूसरा पार्ट होता है एलिमेंटल मास का। ये प्रोसेस वही पुराना प्रोसेस है जो हमने सीओएम में किया है, जिसको dm बोलते हैं। ये होता है लैम्डा इंटू dx, तो इट वुड बी m/l इंटू dx। सही बात है इतना? आगे देखो, अब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने की बात आ रही है ना बच्चों, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे लिखेंगे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी लिखने की बात आए, एक चीज अपने दिमाग में आपको बैठा के रखना है। अब ये मैंने एलिमेंट ले लिया, छोटा सा पॉइंट मास बन गया। इस पॉइंट मास के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x ही तो है ना। तो क्या ये पॉइंट मास के लिए मैं di क्या लिखूंगा, dm इंटू आर परपेंडिकुलर जो x है इस केस में। तो छोटा सा di क्या हो जाएगा, छोटा सा di हो जाएगा dm की वैल्यू, या मैं ऐसे लिख दूं, तो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बस इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं, ये तो कांस्टेंट है।
अब लिमिट कहां से कहां तक आएगी बोलो, पूरा रॉड कवर करना है तो लिमिट कहां से कहां तक, 0 से L मारूंगा बहुत मैं। सेंटर ऑफ मास से मैंने एलिमेंट लिया है तो मुझे इस सेंटर ऑफ मास से पीछे कितना जाना पड़ेगा रॉड को कवर करने के लिए, L/2, आगे भी जाना पड़ेगा L/2, तो लिमिट क्या होगी -L/2 से +L/2। तो I की वैल्यू m/L बाहर ये बन जाएगा x³/3, तो 3 बाहर आ गया, अंदर आएगा x³, लिमिट -L/2 से +L/2, तो I की वैल्यू आएगी m/3L, L/2 का होल क्यूब या m/3L, ये बन जाएगा -2L³/8। देखो एक L ने इसको मार के यहां स्क्वायर बना दिया, I की वैल्यू mL²/12। समझा क्या? ये आपको याद रखना पड़ेगा, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन पर, mL²/12। सेम प्रोसेस होता है जहां हम बोलते हैं, ये दूसरा केस जो आप करने वाले हो भी, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड, मतलब ये रॉड है, ऐसे। चलिए ये नोट करिए, ये ट्राई करिए। सो गया तू? प्रोसेस वही है, x पे गया, dx का एलिमेंट dx का एलिमेंट लिया, लैम्डा की वैल्यू अभी भी यही है, dm लिखा जाएगा m/L इंटू dx, di लिखा जाएगा m/L इंटू dx इंटू x², I लिखना है तो इसी को इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। तो कहां से कहां तक, 0 to L। 0 to L क्योंकि पहला एलिमेंट यहां लेना होगा, आखिरी एलिमेंट यहां लेना होगा, तो I की वैल्यू m/L बाहर, x² dx हो जाएगा x³/3, लिमिट 0 से L। बस यही था सवाल। समझा क्या? रॉड का सेंटर के अबाउट कितना होता है, mL²/12। किसी एक एंड से निकालना हो तब कितना होता है, mL²/3। एक और कर दो, थीटा एंगल पे तुम्हारी एक्सिस है। I अबाउट A बताइए। ये सब एग्जांपल की तरह है, खाली ये mL²/12 याद रखना है बस। ये भी ट्राई करिए। मैंने कुछ होमवर्क दिया था, कौन बोला नहीं? हाँ दिया था होमवर्क, वह चलो आज छोड़ दे रहा हूँ मैं, वो सबमिशन अगले लेक्चर में है। हाँ हाँ मान गया मैं। नेक्स्ट वीक का पहला लेक्चर, किस चीज से छुट्टी चाहिए आपको?
2 साल पूरी छुट्टी करो, जेई के बाद आना सीधा। अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, मजाक वाली बात खत्म। 26 के जो पेपर हुए अभी, इसको एनालाइज करके यही लगता है जो पढ़ाई नहीं कर रहे थे, जो 2 साल मस्त एकदम घूमे हैं, मस्ती किए हैं, उनका सिलेक्शन नीट तो छोड़ो, दूर दूर तक आप क्वालिफाई भी, जेई तो छोड़ो, नीट भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। पेपर बहुत टफ बनने लगा है, डरा नहीं रहा हूं, तुम्हें रियलिटी दिखा रहा हूं। टफ नहीं है पेपर, लेकिन लेंदी बहुत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कहीं खो जाएंगे रास्ते में, और वहां से वापस आना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप लगातार प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सीरियसनेस दिखाइए, थोड़ा सा आपकी तरफ से लगे कि आप भी एफर्ट डालते हो। मैं अकेले नहीं हूं जो फालतू में चीजें लिखते चला जा रहा हूं। आप कुछ तो अपने बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, ठीक है ना? बोलो। हाँ, तो अब पढ़ो, ये सवाल करके दिखा दो, सही करना है। एलिमेंट लेना है गिवन एक्सिस से। एलिमेंट कहां ले सकते हो? रॉड के ऊपर, फिर गिवन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखना है, और तरीका यही है। आया क्या? नहीं आ रहा है क्या यार? यहां से x पे जाओ, dx का एलिमेंट लो, लैम्डा की वैल्यू भी अभी भी वही रहेगी, dm भी वही रहेगा, m/l इंटू डी एक्स। लेकिन अब di की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि ये क्या होता है, m/l इंटू डी एक्स, dm इंटू आर परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आर परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करता हूं, तो ये जो डिस्टेंस देख रहे हो, ये तो थीटा एंगल पे है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? इस एक्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये होगा एक्स कॉस थीटा, और ये क्या होगा, एक्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया हमारा एक्स साइन थीटा का स्क्वायर। तो डी बनेगा m/l। अब चूंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन में थीटा हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। थीटा कैसे रहने वाला है? कांस्टेंट रहेगा। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट रहने वाला है। बाहर आ गया, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेट कर दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। कहां से कहां तक? -l/2 से, वही पहले वाली कंडीशन, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। तो m/l साइन स्क्वायर थीटा, ये 3 बाहर आ गया, एक्स क्यूब, लिमिट -l/2 से +l/2। जब सॉल्व करोगे तो बन जाएगा ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 12। समझ आया? कोई दिक्कत? लिखिए, फिर मैं कुछ और बताता हूँ तुम्हें। लिखो जरा, नोट्स लिखो। पीछे क्यों लिख रहे हो? इसमें सब लिख डालते हो क्या, जो मिल गया? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब। ये रफ बुक है, कहाँ लिखा है? मान लिए तुम, तो फेयर बुक में जाएगा ये सब। चिपकाओ मत, लिख देना घर पे जाके। कह रहा है चिपकाता हूं सर। सीधा बैठो। निकल गया ना? नहीं है, तुम्हारे बालों में है वो। क्या? मुझे नहीं है। अरे मैं इसकी तरह थोड़ी रोज नहाता हूँ। मैं धोता, अपनी तरह समझा है क्या भाई?
तो लिख चुके, आगे बढ़े। अगर ये रिंग हो तो क्या क्या करता रहता है पब्लिक प्लेस में? सी क्या बोलूं तुम्हें, कुछ सुनने समझने लायक हो नहीं। और यही फोटो निकाल के मैं घर भेज दूं, सोचो घर वालों को कितना बुरा लगेगा। और जगह होती है, हर चीज का एक तरीका है। रिंग का बताना है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू COM, कुछ मत बोलो, पढ़ाई कर लो। परपेंडिकुलर टू प्लेन, देखो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ऐसे एक्सिस के अबाउट, जो एक रिंग बना दो पहले। यहां पर ये रिंग है, इसका मास m है। कौन सी एक्सिस बोला है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। क्या सेंटर ऑफ मास? ये लाइन है, हाँ बोलो। पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो क्या इसके अबाउट पूछा है क्या? सेंटर ऑफ मास से प्लेन के परपेंडिकुलर। बच्चों इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, जरा देखो यहां मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मान लो ये रिंग है, मतलब यहां ऐसे किनारे किनारे पर मास बटा हुआ है। रिंग का मतलब क्या है? ऐसे कॉर्नर कॉर्नर पे ही मास है ना रिंग का मतलब। तो अगर कॉर्नर कॉर्नर पर मास है तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये सब छोटे छोटे मासेस हैं। सही बोल रहा हूँ कि गलत? सारे छोटे छोटे ऐसे मासेस ऐसे पड़े हुए हैं हर जगह पे। और अगर मैं इन सारे मासेस का डिस्टेंस देखूं तो सब r डिस्टेंस पे हैं। सब कितनी डिस्टेंस पे हैं? r। तो यहां मैं बोल देता हूं सिंस masses are at the same distance, from axis of rotation, आराम कर रहा है वो, तुम लोग डिस्टर्ब कर देते हो। Therefore, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²। तो कभी भी मासेस अगर इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? जरूरी नहीं हो पूरा रिंग बनाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये एक सेमी सर्कुलर रिंग भी बना दिया ऐसा, एक सेमी सर्कुलर रिंग है ये, और ये सेंटर है, इसके अबाउट पूछा। तो जितने ये जो मास बटा हुआ है, क्या ये सब r डिस्टेंस पे ही है? अगर इस रिंग को, सेमी सर्कुलर रिंग को मल्टीपल टुकड़ों में बांट दिया जाए तो क्या मल्टीपल टुकड़ों में बांटने के बाद इसका हर एक टुकड़ा r डिस्टेंस पर ही होगा पॉइंट O से? तो अगर हर एक टुकड़ा r डिस्टेंस पर ही है पॉइंट O से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना होगा? mr²। ये भी नहीं, मैं तो कह रहा हूं इतना ही हो। थर्टी डिग्री पर r और ये मास m है क्या? ये सर्कुलर आर्क है। क्या है ये? क्या है? मतलब आर्क लेंथ ले लिया मैंने।
इसका पूछूं इस पॉइंट के अबाउट तो भी आप क्या बोलोगे? क्यों? क्योंकि ये सब पॉइंट जो है वो r डिस्टेंस पर ही है ना सेंटर से। ये सारे पॉइंट्स कितने डिस्टेंस पर हैं? r डिस्टेंस पर ही हैं, इसलिए ये ठीक हो जाएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही रहेगा। बोलिए हेलो, समझा क्या? तो ये सर्कुलर आर्क का मतलब हॉलो ही हुआ ना, रिंग हॉलो ही होता है ना, तभी डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा ना। r डिस्टेंस पे भरा रहेगा तो कैसे r डिस्टेंस पे होगा? नींद में बैठा है। लिखो जल्दी, 2-3 और है, बस छोड़ दूंगा।